अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आने वाले तमाम ही सामीन और क़ारीन को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आप सबको पता है कि हम ऑडियो नावल्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिसको सुनकर आप लोगों को यकीनन लुत्फ़ आता होगा, क्योंकि नावल्स अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद होते हैं। तो ऐसे ही एक नावल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, नावल की एपिसोड तेरे वास्ते। इसकी आपको अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं नावल की अगली किस्त की तरफ। तेरे वास्ते एपिसोड 13। ये नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जल्द या बदेर तुम जान लोगे कि तुम्हारी बीवी के दिल की मसनद पर बैठने वाला मैं अव्वल और अकेला हूँ। वो जलती मुस्कुराहट से बारान को देखते एक एक लफ्ज़ तीली लगाकर बोला तो बारान की कनपटियाँ सुलग उठी थीं। बेशक शहरजाद से उसकी कोई दिली वाबस्तगी नहीं थी, मगर उसे ये बात खिली थी कि कोई और गैर शख्स उसकी बीवी के दिल की मसनद पर बड़ा जमान था। आखिर वो क्यों नहीं? ये तो तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा राहील कि कौन किसके दिल पर राज करता है, और इसका सबूत अगले साल मैं तुम्हें अपने बच्चे का मामू बना कर दूंगा। क्यों शहरी, सही कहा ना मैंने? वो शरीर इंसान मासूमत का लिबादा ओढ़े आंखें पटपटाते बोला तो उसकी इस कदर बेबाकी पर शहरजाद का चेहरा शर्म और गुस्से से तपकर सुर्ख हो गया। उसकी बात का मफहूम समझते वहां खड़े तीनों लोग हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगे। अगर वो बेबाक था तो आखिर किस्म का, जो मौका और महल भी ना दिखता था। सीधा निशाना ताक कर वार करता था, चाहे अगला बंदा शर्म के मारे अगले जहां ही क्यों ना पहुंच जाए। तुम्हें देख लूंगी मैं। अर्शिया शहरजाद को उंगली दिखाकर वार्न करते राहील के बाजू को इत्तेहाक से खींचते वहां से ले गई थी, जबकि शहरजाद जो कब से बेतासुर बनी वहां खड़ी थी, एकदम गहरा सांस लेकर गिरने वाली हुई तो बेसाख्ता बारान के बाजू को थाम गई, जिस पर बारान सख्ती से लब भींच कर रह गया। मतलब वो पत्थर दिल थी नहीं, सिर्फ जाहिर करती थी। तो क्या वाकई अब भी उसका दिल वो कमीना राहील था? वो गुस्से से बल खाते सोचकर रह गया, मगर बोला तो सिर्फ इतना, अब तो ये ना फर्क पड़ने का चोला खुद पर से उतार फेंको। कब तक छुपाओगी कि अब भी तुम्हारे दिल में वही है? ब्लैक टक्सिडो में मलबूस वो शख्स इस वक्त नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था, मगर उसकी बात ने शहरजाद के मुंह में कड़वाहट घोल दी थी। बारान अंदर तक उतरती नजरें शहरजाद पर गाड़े हुए था, जो कहने को तो उसके लिए दुल्हन की तरह सजी थी, मगर क्या वाकई उसके लिए? बारान संजीदगी से उसे देख रहा था, जैसे उसके कुछ कहने का मुंतज़िर हो। वो लड़ती झगड़ती अच्छी लगी थी उसे, मगर अभी वो उस 2 टके के राहील के लिए गम में डूबी एक आंख न भा रही थी। इतना गुस्सा उस पर आने के बावजूद भी वो उसे हसीन लगी थी। जब ही अपनी सुर्ख निगाहों का रुख मोड़े वो पाँव झुलाते उसे देखे गया। आपने तो कहा था कि आपको मेरे होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जो मर्जी करूं। आपको रत्ती बराबर परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी बीवी हूं नहीं, सिर्फ कायान की माँ हूं। यही कहा था ना आपने? तो अब ये सब क्या है? क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है? अगर नहीं तो ये बास पुरस क्यों है? आखिर आपकी बला से मैं जो मर्जी करूं, है ना? वो भारी भरकम कामदार मैक्सी उसे चलने में दिक्कत दे रही थी। तभी वो बमुश्किल उठते उसके मद्दे मुकाबिल आती बोली, जो अपनी हील की वजह से परेशान होते बैठ चुकी थी। उसकी बात पर वो खूंखार निगाहों से उसे देखने लगा। हाँ, नहीं पड़ता मुझे कोई फ़र्क, मगर इतना याद रखो कि मेरे निकाह में हो तुम, इसलिए किसी और को सोचना भी कुफर है तुम पर। वह एकदम उससे करीब होते सर्द अंदाज में बोला, और उसे लड़खड़ाते देख उसकी उलझन समझ अपना हाथ आगे बढ़ा गया, जिसे थामते वो सहारे से उसके करीब हुई थी। मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लेकिन क्या जो आप मुझे भाषण दे रहे हैं इस बात से वाकिफ़ हैं कि यह असूल आप पर भी अप्लाई होता है? निकाह में कोई और, ख्यालों में कोई और। क्या ये सोच आप पर हराम नहीं बारान साइकिल साहब? उसकी गजाली आंखें बारान के चुपते वार पर एक पल में भीगने लगी थीं। तभी दांत पीसते एक लफ्ज़ चबाकर उसे हकीकत से रोशनास करवा गई थी, जो उसे जलती भट्टी में फेंकने के लिए काफ़ी थे। काजल से लबरेज वो नैन कटोरे बारान साइकिल का जब लाजिम आजमा रहे थे। ज़्यादा ही ज़बान नहीं चल रही तुम्हारी? शायद कटने की ख्वाहिश रखती है। वो साफ उस पर तंज करता हंसा तो शहरजाद का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हुआ। क्या करूं? आपसे नई नई क्लासेस ली हैं, अब आप पर ही अप्लाई करूंगी ना, किसी और से तो बदतमीजी करने से रही।
وہ سہارے کے لیے اس کے کندھوں کو تھامے کھڑی، آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی اسے اندر تک آگ لگا گئی تھی۔ تبھی باران نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ شش، تمیز سے، سب کے سامنے تمہاری زبان کو لگام ڈالنے کا ہنر آتا ہے مجھے، لیکن یقیناً یہ طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا میری جنگلی بلی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تیزی سے پھیلی تھی شہرزاد کی ہٹ دھرمی پر، جبکہ شہرزاد اس کی سختی میں ڈوبی آنکھوں میں ایک نظر دیکھتی اپنے ہونٹوں پر رکھی اس کی انگلی کو دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے بہت ہو گیا ولیمہ، تم اور میں اس رشتے کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں جا رہا ہوں، تم اپنا ولیمہ اٹینڈ کر کے آ جاؤ۔ ویسے بھی جلد ہی حساب بے باک کروں گا تم سے، اور ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ میں نہیں چاہتا ماں پریشان ہوں کہ وہ اب نرمی سے اس کا گال تھپکتا ایک نیا حکم صادر کیا ہال سے نکلتا چلا گیا۔ شہرزاد بس نم نگاہوں سے اسے زیادہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا اس کی زندگی بھی کبھی نارمل ہو پائے گی؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اپنے بے حد قریب ڈیمن کے جذبات سے جھلستے وجود کو محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ ہی چیخی دی۔ اس کے چیخنے پر ڈیمن جو مدھوش سایہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، ہور کی چیخ پر ہور کو گھورتے اسے ذرا دور ہو کر ایک آئیبرو اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کی سرخی چھلکاتی کرسٹل گرے آنکھیں اسے تکنے لگی تھیں۔ واٹ ہیپنڈ؟ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم یوں چیخ رہی ہو؟ اپنی قربت میں خلل اسے سخت برا لگا تھا۔ اب بھی وہ چڑچڑے سے لہجے میں بولتا اپنا بھاری ہاتھ ہور کے منہ پر رکھ گیا۔ اسی گھمبیر آواز کے بعد اپنے ہونٹوں پر ڈیمن کا بھاری مردانہ ہاتھ محسوس کرتے ہور ایک دم سے جیسے بے جان ہوئی تھی۔ آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھیلائے وہ پھر سے سانس روک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشتوں کا جہاں آباد تھا۔ ان کتھئی جھیل سی آنکھوں کے ساگر میں آنسو تیرتے اس کے چہرے پر پھسل رہے تھے۔ یہ رونا دھونا کس لیے؟ میں نے پوچھا۔ ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے وہ ایک دم سے تمام فاصلے مٹاتا اس کے نرم گرم ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے اپنے لب اس کے نزدیک تر کرتے اس کے ہونٹوں پر سلگتی سی سرگوشی کرتے ذرا حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اچھی خاصی صدمے میں گھری کھڑی تھی۔ یقیناً اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو ڈیمن کی قربت میں رشک کرتی، مگر وہ کوئی ہی تو نہیں تھی۔ وہ حور تھی، بالکل پاک شفاف، جس کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ مگر اس کے سامنے کھڑا شخص کون تھا؟ عزت کا محافظ یا لٹیرا؟ وہ تھر تھر کانپتی سوچنے لگی۔ کیا ہو گیا فیری؟ یار جانتا ہوں تم خوش ہو رہی ہوگی کہ تمہارا اتنا ہینڈسم شوہر ہے جس کے ساتھ تم نے ایک نہایت حسین رات اسپینڈ کی ہے، اور اس کا ثبوت تمہارے وجود پر موجود میری شرٹ ہے۔ وہ اس کی شرٹ سے جھانکتے وجود کو دیکھ معنی خیزی سے بولا۔ اس کی بات پر ہور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کا ذہن جیسے جھٹکوں کی زد میں آیا تھا۔ پہلے جو سانس خوف سے تھم چکا تھا، وحشت کی وجہ سے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے بیڈ پر تھی، نہ صرف اس کے انتہائی قریب تھا بلکہ حور کے وجود پر اس کے کپڑے تھے۔ اس کا دل تھمنے لگا تھا۔ تو کیا رات واقعی سب کچھ ہو گیا تھا؟ مگر اس سے کچھ محسوس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تو کیا وہ پہلے کی طرح نہیں رہی تھی؟ میرے کپڑے آپ نے؟ وہ کپاتے لبوں سے بے یقینی سے گویا ہوئی۔ چہرے کی اس وقت ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جی، ماں بدولت نہیں بدلے ہیں، میرے علاوہ اور کون جرأت کر سکتا ہے تمہارے وجود کو دیکھنے کی؟ ایسی جرأت صرف میں رکھتا ہوں سوئٹ ہارٹ۔ وہ اس سے گال پہ اچانک سلگتے لب لگتا بولا تو وہ اس کی جرأت پر دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ ہچکیوں سے روتی رنج بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتی بولی۔ تو تم نے کون سا اچھا کیا ہے ڈیئر؟ دوسروں کے ظلم اپنے وجود پر سہ کر بتاؤ، کیا اپنے گھر والوں کی مار کھانا جائز تھا تمہارے لیے؟ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ لہجے میں بولتا اسے خوف سے تھر تھر کانپنے پر مجبور کر گیا۔ وہ جیسے بھی ہیں میرے گھر والے ہیں۔ وہ ایک دم آنکھیں بند کرتی چٹک پڑی تھی۔ اور میں تمہارا گھر والا؟ وہ ایک ہی جملے میں اس کی زندگی کا محور بن گیا تھا۔ وہ ساکن سے اس کی بات کا مطلب سمجھنے لگی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اب وہی اس کا سب کچھ، اور اب جیسے تیسے کر کے اسے ڈیمن کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ ڈیمن ایک دم پیچھے ہوا اور گردن ترچھی کرتے اس کے وجود کو اوپر سے نیچے تک نہارتے ہوئے بولا، بن تو تم میرے گئی ہو فیری، مگر یاد رہے تمہارے دل پر، تمہاری روح پر، تمہارے ذہن پر صرف میرا ہی نقش ہونا چاہیے۔ البتہ جسموں پر اپنا نقش زبردستی چھوڑنا ڈیمن کا انداز نہیں، اس لیے کبھی مجھ سے غداری کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا ہوں میں۔ جان تو لے سکتا ہوں، میں غداری معاف نہیں کر سکتا۔ وہ ایک انگلی سے اس کے ماتھے سے لے کر
थोड़ी तक लकीर खींचते उसकी सांसें सीने में अटकाए वहाँ से फ्रेश होने के लिए जा चुका था, जबकि हूर साकित आंखों से अपने दिल को संभालती अपनी आने वाली खतरनाक जिंदगी के बारे में सोच रही थी। रात हो गई थी मगर डैमन अभी तक कमरे में नहीं आया था। इस बात का सुकून था उसे। दोपहर को भी जब खाना आया तो उसने वापस भिजवा दिया था। अब जब रात का खाना आया तो उसे देख हूर की भूख चमक उठी थी। जाने कितने दिनों से मामी ने उसे भूखा रखा था। अब भी वो इस कश्मकश में थी कि खाए या ना खाए, मगर हर सोच को भाड़ में झोंककर अब वो खाने पर टूट पड़ी थी। एकदम ज़्यादा खाना मुंह में डालने की वजह से उसका मुंह फूल चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत क्यूट लग रही थी। डैमन ने ये मंजर अपने लैपटॉप पर चमकती आंखों से देखा था। अब और बर्दाश्त ना हुआ तो उसके कदम तेजी से अपनी फैरी के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। वो तो अपनी भूख मिटा ही चुकी थी, मगर अब डैमन की भूख जाग उठी थी। अचानक ही वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। वो जो अच्छे खासी खाने में मगन थी, किसी दूसरे वजूद की आमद का कोई नोटिस ना ले सकी। लेकिन जब अपने ऊपर किसी की दहकती निगाहों की तपिश महसूस हुई तो सर उठाकर ऊपर देखा। पर डैमन को अपने सर पर मौजूद देख उसे बुरी तरह गौता लगा था। वो खांसने लगी। डैमन ने अगले ही लम्हे साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को पकड़ते उसके मुंह से लगाया था, जो वो गटागट पी गई थी। आप यहाँ? वो गहरे सांस भरती बमुश्किल बोली। हाँ, मैं यहाँ अपने कमरे में क्यों नहीं आ सकता क्या? उसकी बात पर हूर का सर झुक चुका था। खाना खाना आया हूँ, तुमने तो खा ही लिया है। वो उसके लबों के किनारों पर लगे एक चावल के दाने को अपने अंगूठे के पोर से साफ करता वो अंगूठा मुंह में डालकर साफ कर गया। वो हैरत से फटी फटी आंखों से उसकी हरकत मुलायजा करने लगी। मगर मेरा ये तो झूठा खाना है, आप कैसे खा सकते हैं? वो मासूमियत से आंखें बड़ी किए बोली, क्योंकि इतना तो वो जान ही गई थी कि वो एक आम शख्स बिल्कुल भी ना था। उसके बाप पर ना चाहते हुए भी डैमन के होंठ मुस्कुराए थे। अरसे बाद ही सही वो मुस्कुराने लगा था। वो ज़रा सा आगे झुकता उससे करीब हुआ। पता नहीं कैसा जादू था उसमें कि अब लम्हे की भी दूरी डैमन को गवारा नहीं होती थी। वो आंखें फाड़े उसके पल पल बदलते रंग देख रही थी। जब वो हाथ उसकी गर्दन में लपेटे मखमूर निगाहों से उसे देखने लगा, हूर का सांस हलक में ही अटक गया। उस शख्स की बोलती निगाहों से झलक रहे जज्बात हूर को लम्हों में सहमा गए और उसकी सिट्टी गुम हुई थी। अचानक ही वो झटके से उससे करीब करता उसके लबों पर झुका तो अपनी सांस तक रोक गई। वो घूंट घूंट करके उसकी सांसों को खुद में उतारने लगा। वो बिन आब मछली की तरह तड़पने लगी थी। आंखों में आंसू जमा होने लगे तो डैमन झटके से गहरे सांस भरते उससे थोड़ा दूर होता, उसके माथे से अपना माथा टकराता सांसें बाहर करने लगा। नॉट सो सॉल्टी, यू आर रियली रियली स्वीट माई मार्शमैलो। वो उसके लबों पर नम सी सरगोशी करते उसे बुरी तरह कपकपाने पर मजबूर कर गया। वो उस पर रहम खाता आहिस्ता से उससे दूर हुआ, जो अभी भी होले होले कांप रही थी। अब तुम्हें तो चख लिया है तो तुम्हारा झूठा खाने में भी कोई हर्ज नहीं। वो उसी के प्लेट में से चावलों का चम्मच भरता अपने मुंह में डाल गया। खाना खाने के बाद वो ज़रा उसके और करीब हुआ तो वो दूर होती बैक ग्राउंड से जा लगी। वैसे आज अपनी नाइट स्वीट करने में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो उसके कान में झुका इंतहाई बेबाकी से कहता हूर को लम्हों में शर्मिंदगी से दो चार कर गया। हूर किसी साकत बुत की मानंद तेजी से धड़कते दिल से उसकी बातें सुनते बेड की टेक में ही घुसने की कोशिशों में थी। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे मखमली लबों का नशा अब तक हवासों पर तारी है और मैं ये नशा हर रोज़ करने को बेकरार हूँ। वो बहके हुए से लहजे में होंठ हूर की आंखों पर रखते बेबाकी से बोला, मगर अब मजीद उसकी बेबाक बातें सुन पाना हूर के बस से बाहर हुआ था। इससे पहले कि वो दोबारा उसके लबों पर झुकता वो उसके होंठों पर अपनी सफ़ेद मरमरी हथेली रख गई। डैमन ने अपनी क्रिस्टल गिरी आंखें छोटी किए उसे घूरा, फिर अपने लबों पर रख के उसके नाजुक से हाथ को जो उसे उसकी पैर के करीब जाने से रोक रहा था। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलो मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।